हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है साइंस का, मेन नेचुरल रिसोर्सेस, इसका हम ये पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे बच्चों, जो अलग अलग प्रकार के हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, वन्य जीवन को संरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है, वो 3 अलग अलग प्रकार के जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कौन कौन से। तो बच्चों, ये 3 प्रकार के एरियाज है हमारे: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज और हमारे देश में मेन ये कौन कौन से स्थान है, कितनी संख्या में। ठीक, चलिए, तो पहला हमारा है नेशनल पार्क। तो शब्द के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हमको, आपको एग्जाम में आ सकते हैं इनमें से कोई सा भी। नेशनल पार्क ये होते हैं बच्चों राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, these are the protected areas which host a vast variety of wildlife in their natural habitat। ये वो संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पे बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है वन्य जीवों की, जंगली जीवों की, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, और ये उनके प्राकृतिक घर में पाए जाते हैं। प्राकृतिक घर मतलब जहां पे नेचुरली पाए जाते हैं, उस रीजन को हम क्या नेशनल पार्क के रूप में हम क्या है प्रोटेक्शन दे देते हैं। ठीक है, सो ये वो संरक्षित एरियाज हैं जहां पे जीवों में जो विविधता है वो ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा विविध जीव जंतु वाले जो जगह होती है उन्हीं को हमने संरक्षण दे दिया, ताकि हम उन वाइल्ड लाइफ को उनके प्राकृतिक घर में ही संरक्षण दे पाए। ठीक है, दीज एरियाज डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एंड फेंसिंग। तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं, बड़े इलाके होते हैं, कोई इनकी जो फेंसिंग है, बाउंड्रीज निर्धारित नहीं है, कोई तारबंदी नहीं की गई है। बड़े इलाके बस हम लोग उस क्षेत्र को घोषित कर दिया कि ये रीजन हमारा नेशनल पार्क होगा, वेल डिफाइंड कोई बाउंड्रीज इनकी नहीं होती। इन दीज एरियाज देयर इज अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे जो जानवर है, जंगली जानवर है, उनकी हंटिंग पे, उनके शिकार पे पूर्णतः प्रतिबंध होता है। एंड प्रेजेंटली देयर आर 166 नेशनल पार्क्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में आज की तारीख में 166 नेशनल पार्क्स है। और समय समय पर बच्चों ये चेंजेस होते रहते हैं। किसी नेशनल पार्क को अपग्रेड करके बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना दिया जाता है। तो समय समय पे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, तो कुछ हमारे मेन जो नेशनल पार्क्स हैं वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। बच्चों, ये आसाम में स्थित है और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है वन हॉर्न राइनोसेरोस, मतलब एक सींग वाला गेंडा। गिर नेशनल पार्क ये फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। बब्बर शेर जो है गुजरात में है। उसके बाद आता है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है श्रृंखला है, वहां पे उनकी घाटियों में देखा जाता है बहुत अधिक रिचनेस है यहाँ पे बायोडायवर्सिटी की। सुंदरबन नेशनल पार्क ये डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का मुहाना जो है, जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलता है, वहां पे वेस्ट बंगाल में है इसका कुछ हिस्सा, और अधिकतर हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी है। देन अगला हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों। ठीक है, तो ये एक टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, जिम कॉर्बेट बच्चों एक हंटर थे, लेकिन उन्होंने क्या है बहुत सारे टाइगर्स को अपने जीवन में मारा था, लेकिन फिर क्या है बाद में क्या है जिम कॉर्बेट के नाम से ही इस अभयारण्य का नाम रख दिया गया। एक बहुत ही इंसिडेंट, एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, जिसके बाद से क्या है उन्होंने शिकार छोड़ दिया और टाइगर को संरक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। और पहला जो नेशनल पार्क उनके नाम से हमारे देश में बना वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, ब्रिटिशर थे। केवलादेव नेशनल पार्क ये हमारा जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसी को अपग्रेड करके केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से इसको बाद में जाना जाता है। आज हम इसको इस नाम से जानते हैं, राजस्थान में है ये। ठीक है, चलिए, तो ये है बच्चों हमारे क्या है नेशनल पार्क्स मेन। और उसके अलावा हमारे इनसे छोटे थोड़े इलाके होते हैं जो प्रॉपर तारबंदी से उनकी फेंसिंग डिसाइडेड होती है, बाउंड्रीज डिसाइडेड होती है, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। छोटे इलाके हैं तो संख्या में भी ये ज्यादा है हमारे देश में। इट इज ऑल्सो रिजर्व्ड एरिया स्मॉलर देन नेशनल पार्क। ये भी संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन एरिया वाइज थोड़ा सा छोटा है नेशनल पार्क से। वेयर हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे भी जंगली जानवरों के शिकार पे पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है, अलाउड नहीं है। इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, और इसका क्या है पूरी प्रॉपर बाउंड्रीज इसकी निर्धारित होती है, फेंसिंग होती है। और किसी भी प्रकार का जो प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है। तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज में क्या गया, माइनिंग एक्टिविटीज हो गया, रनिंग होटल्स आ गया, इस तरह की चीजें क्या यहाँ पे प्रतिबंधित होती है। माइनिंग, पेड़ कटाई नहीं कर सकते, जानवरों का शिकार तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। इन दीज रीजन्स प्रोविजन इज मेड फॉर फूड एंड वाटर, नेचुरल शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर प्रोटेक्टेड एनिमल्स। तो जिन जानवरों को
जिन जंगली जानवरों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है, पूरा ख्याल रखा जाता है। नेसेसरी या हम एक तरह से नेसेसरी कंडीशंस का निर्माण किया जाता है, उनका किस-किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उनके भोजन-पानी की व्यवस्था की जाती है, प्रोविज़न मतलब उनकी व्यवस्था करना इन क्षेत्रों में। नेचुरल शेल्टर, कोशिश ये की जाती है कि उनका जो प्राकृतिक घर है बिल्कुल उसको वैसा ही महसूस हो, कोई मैन मेड चीज़ें वहाँ पे नहीं लगाते हैं, उनको अपने प्राकृतिक घर में ही संरक्षण दिया जाता है और उनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये संख्या में कम होते हैं जीव, तो कोशिश की जाती है कि रिप्रोडक्शन के द्वारा उनकी संख्या बल में वृद्धि हो, ठीक है? तो इस प्रकार के इलाके कहलाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारे देश में आज की तारीख में 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद है, ठीक है? 166 नेशनल पार्क्स एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है? और कुछ मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हमारे देश में है, उनमें से कुछ के नाम मैं बता रहा हूँ। कई बार ये आ जाता है, आपका एग्जाम में आ जाता है, ठीक है? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से पहली है हमारी मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश का एक ये क्या है, हिल स्टेशन है, ठीक है? तो मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों आपको स्टेट पूछ लेते हैं कि ये वाली कौन से स्टेट में। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबको पता है केदारनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है? उसके बाद आता है बता चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल हरिद्वार के पास ही है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है बच्चों कर्नाटका में। और मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप एक और ऐड कर लेंगे, गुजरात में एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाल सरोवर ये कहाँ है बच्चों, गुजरात के अंदर है ये, और आप ऐड कर लेना, पांचवी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नाल सरोवर के नाम से, गुजरात में, ठीक? चलिए उसके बाद आता है हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान स्टेट में, ठीक? तो राजस्थान की मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अलवर में है बच्चों, ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर्स को संरक्षण दिया गया है, ठीक है? उसके बाद ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चूरू में है और ये फेमस है ब्लैक बक्स के लिए, काले हिरण जो होते हैं संसार में इसके अलावा, चूरू के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलते, छोटे मोटे चिड़ियाघरों में जरूर मिल जाएंगे, अदरवाइज नेचुरल तरीके से प्राकृतिक अवस्था में जंगलों में विचरण करते हुए ये आपको चूरू में ही देखने को मिलेंगे, ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके बाद अगला है हमारा सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बच्चों ये प्रतापगढ़ में, एंड इट इज फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ती हुई गिलहरी के लिए काफी फेमस है, सफेद कलर के मोर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है घाना बर्ड सेंचुरी, भरतपुर, आज इसको थोड़ा अपग्रेड करके बड़ा इलाका बना दिया गया, अभी ये क्या है, केवला देव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, पहले घाना बर्ड सेंचुरी हुआ करता था, कुछ छोटा इलाका उसका अभी भी वही है, तो पॉन्ड्स वगैरह तालाब है नेचुरल वहां पे, और बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है बच्चों यहाँ पे आते हैं सर्दियों के मौसम में ब्रीडिंग के लिए, ठीक है कि नहीं क्या? तो इवन जो साइबेरियन क्रेन है, आर्कटिक टर्न, इतने दूर से 20-20 हजार किलोमीटर का सफर तय करके कुछ पक्षी आते हैं, तो यहाँ पे सर्दियों के मौसम में ब्रीडिंग सीजन उनका होता है, लगभग 360 से भी ज्यादा किस्मों के पक्षी हमको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाते हैं, भरतपुर घाना बर्ड सेंचुरी, ठीक है? उसके बाद है बच्चों हमारा क्या, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयपुर में, आप ट्रिप में भी कई बार यहाँ पे जा चुके हो, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ की लोकल भाषा में नाहर को बच्चों शेर बोलते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे पैंथर के लिए जाना जाता है, समझ में आ गया? जो पैंथर होता है ना, तेंदुआ पैंथर, उसके लिए जाना जाता है, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जयपुर में, ठीक? तो ये थी हमारी राजस्थान की कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हम देखेंगे बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व, ये और भी बड़े इलाके होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं बायोडायवर्सिटी में, बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, ठीक है? यहाँ पे जो ह्यूमन ड्वेलिंग्स होते हैं, ह्यूमन जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत ही मिनिमम दर्जे के होते हैं और खूब ज्यादा विविधता देखने को मिलती है प्लांट्स और एनिमल। तो दीज प्लेसेस आर होम टू रिच बायोडायवर्सिटी, बहुत ही रिच होती है यहाँ की जीवों की विविधता, बहुत छोटे इलाके में बहुत बड़ी संख्या में प्लांट्स एंड लाइफ के प्रकार देखने को मिल जाते हैं, एंड आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर साइंटिफिक रिसर्चर्स, और जो साइंटिफिक जो रिसर्च वर्क के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं, विविध भांति के प्लांट्स एनिमल्स की प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती हैं। Till date, about 669 biosphere reserves have been identified in the entire world. पूरे संसार में बच्चों इस प्रकार के जो बायोडायवर्सिटी रिच जो इलाके रिजर्व्स हैं वो 669 चिन्हित किए गए हैं, और हमारे भारत देश में उसमें से 18 समझ में आ गया? तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं नाम बता दूंगा नीचे, ठीक है? और इनमें से अधिकतर बच्चों ट्रॉपिकल रीजन में, जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, हमारा जो इक्वेटर है 0 डिग्री की लाइन धरती पे, उसके इर्द गिर्द जो दोनों तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में जो हमारा दो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो रीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, साल भर घनी बारिश होती है, घने वर्षावन होते हैं, और यहाँ पे ही क्या अधिकतर हमारे जो इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो इन्हीं इलाकों में, ठीक है?
हमारे देश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, वो 1986 में घोषित किया गया था, नीलगिरी। नीलगिरी ये वेस्टर्न घाट पे मौजूद है, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे आता है ये। तो बिल्कुल तट के साथ ही नीलगिरी हिल्स की पूरी पर्वत श्रृंखला है, और वहां पे बहुत ज्यादा रिच पतली सी पट्टी है, 30-35 किलोमीटर चौड़ी है ये, और लेकिन लंबाई में काफी ज्यादा है, तो वहां पे खूब ज्यादा विविधता हमको देखने को मिलती है। तो 1986 में द फर्स्ट एवर बायोस्फीयर रिजर्व दैट वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया वाज नीलगिरी, ठीक है, साउथ में है इंडिया। और कुछ हमारे फेमस जो हमारे देश के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कौन कौन से और उनका स्थान कौन सा वो देख लेते हैं। नंदा देवी बच्चों, ये हिमालयन रेंज का एक पर्वत श्रृंखला है, नंदा देवी माउंट है, पर्वत चोटी है, शिखर है, और इसके आसपास का जो भी इलाका है वो संरक्षित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में आता है, दोनों में कंबाइंड, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। उसके बाद आता है नीलगिरी, अभी बताया मैंने, कर्नाटका में, केरला में, कुछ हिस्सा इसका थोड़ा सा तमिलनाडु में भी, ठीक है कि नहीं क्या। फिर उसका थार डेजर्ट, ये पहले बच्चों नेशनल पार्क हुआ करता था, द डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अब इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में संरक्षित कर दिया गया। तरह तरह के डेजर्ट एनिमल्स इवन जो रेत में मिलते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं, थार डेजर्ट। कई प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, दुर्लभ जीव यहाँ देखने को मिलता है राजस्थान में, बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा, वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में। वेस्ट बंगाल हमारे देश की बात करें। उसके बाद कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, पहले ये नेशनल पार्क हुआ करता था कान्हा, और उसी के पास एक और जगह किसली, ये दोनों जो है ये टाइगर्स के लिए फेमस हुआ करते थे, टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, ठीक है। अब इसको अपग्रेड करके क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में। और एक है हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह जो है, ये भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। बहुत ज्यादा विविध यहाँ प्रकार के जो है बायोडायवर्सिटी देखने को हमको मिलती है, अंडमान एंड निकोबार। इसको हमको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करना चाहिए, यहाँ बहुत कम लोग ही जा पाते, तो हमारी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए इसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है कि नहीं क्या। लोग दूसरे देशों में टूरिस्ट बन के जाते हैं, अपने देश की जगहों को भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे यहाँ का अच्छा विकास हो पाएगा। बहुत विविध अच्छे से बहुत फाइन बीचेज हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल के बीच हैं, सुंदरता के मामले में, नेचुरल ब्यूटी के मामले में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सोशल फॉरेस्ट्री, मैंने बताया था कि जंगलों के संरक्षण के लिए एक उपाय है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो समाज के लिए उपयोगी जो हमारे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वन क्षेत्र है, जो समाज के लिए उपयोगी हो, उस प्रकार के हम प्लांट्स को लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी समाज की मदद से, ठीक है कि नहीं, गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है। सो व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? इन अवर कंट्री देयर इज अप्रोक्सीमेटली 1 crore हेक्टेयर्स ऑफ अनयूज्ड डिग्रेडेड बैरन लैंड। 1 करोड़ हेक्टेयर बच्चों, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, अर्थात अगर आप 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक स्क्वायर प्लॉट ले लो, 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेड, तो इसके एरिया को 1 हेक्टेयर कहा जाएगा, और ऐसे 1 करोड़ कर लो। समझ में आ गया कि नहीं? का तो बहुत भयंकर ये एरिया है। तो ये हमारा बिल्कुल बंजर बेकार भूमि है ये, जिसपे कोई कुछ नहीं उगता, कोई भी प्लांट्स नहीं उगते। दिस लैंड नीड्स, खेती बाड़ी तो होती ही नहीं है, और ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी कोई काम नहीं आ रहा, तो दिस लैंड नीड्स टू बी कवर्ड विद वेजिटेशन, और हम चाहते हैं कि इस भूमि को क्या है, वनों से भर दिया जाए, ढक दिया जाए, ग्रीनरी फैला दी जाए, सो एज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर ऑफ अवर कंट्री। प्रेजेंट में हमारे देश का जो फॉरेस्ट कवर है 16 से 17-18% के आसपास है, इसको बढ़ा करके हम कोशिश करें कि लगभग 1/4 25 to 30% के आसपास को बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है अगले 5-10 सालों के अंदर। तो ये हमको जो बेकार पड़ी भूमि है, बंजर भूमि है, इसको हम कोशिश करें कि हम ढक दें जंगलों से। इट कैन बी अचीव्ड बाय सोशल फॉरेस्ट, और ये सब संभव है किसके द्वारा, सामाजिक वानिकी के द्वारा। समाज के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अंडरटेकन इन सोशल फॉरेस्ट्री, तो क्या क्या गतिविधियां होती हैं सामाजिक वानिकी में, देखते हैं। पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो मतलब फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट एक्टिविटीज, बट क्या है इसमें एग्रीकल्चर के लिए जो उपयोगी जो है एक्टिविटीज वो शामिल होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है। तो क्या है बताओ, ग्रोइंग प्लांट्स ऑन वेस्ट लैंड अराउंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जो हमारे कृषि की जो भूमि है, कृषि भूमि है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, उसके आसपास जो बंजर बेकार पड़ी भूमि है, उस पे हम क्या है क्विक ग्रोइंग प्लांट्स लगा दें, ठीक है। ये प्लांट्स कैसे हो सकते हैं,
These plants mainly include small bushes. ये छोटी कंटीली झाड़ियां हो सकती है, इससे कि एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स हैं उनको तो संरक्षण सुरक्षा मिलेगी मिलेगी, और ये जो छोटी झाड़ियां होती है इनको फार्मर्स वगैरह होते हैं समय समय पे इनको काट सकते हैं, इनकी ऊपर से टहनियों की प्रूनिंग कर सकते हैं, कटाई सूखने के बाद उनको फायरवुड के रूप में यूज कर सकते हैं। कोई ग्रोइंग ग्रास लगाई जा सकती है जो उनके मवेशियों के फॉडर के काम में आ जाएगी। तो जो ग्रामीण जो हमारी इकोनॉमी है, रूरल जो पीपल है उनके काम आ जाएगा ये, और इनको बड़े पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो दीज प्लांट्स मेनली इंक्लूड स्मॉल बुशेस, छोटी झाड़ियां, और क्विकली ग्रोइंग ग्रास। तो झाड़ियों को जड़ से नहीं निकाला जाता, एक बार उग गई कट कर दिया, अगले सीजन में फिर उग जाती हैं। तो हर साल उनको एक प्रॉपर तरीके से एक हार्वेस्ट मिलती है, फायरवुड के लिए लकड़ी मिल जाती है, कंटीली झाड़ियां जिनका खेतों में बाढ़ भी लगाई जा सकती है, जानवरों से बचाया जा सकता है, मवेशियों से, और चारे के रूप में इनको जानवरों के लिए घास ग्रास वगैरह भी मिल जाती है। तो ये है एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के इर्द गिर्द जो वेस्ट लैंड है उसको कवर करना, स्मॉल बुशेस से क्विक ग्रोइंग ग्रास है जो कि जल्दी से उग जाती है। इसमें एलिफेंट ग्रास एक इंपॉर्टेंट ग्रास है, बड़ी बड़ी घास हो जाती है। अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब होता है शहरों में फॉरेस्ट्री की एक्टिविटी जो होती है, फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी। तो इसमें शहरों का सौंदर्यीकरण आ गया, शहरों का ब्यूटिफिकेशन आ गया। तो अंडरटेकिंग प्लांटेशन वर्क कहाँ? अलोंग साइड द रोड, रोड के इर्द गिर्द प्लांट्स लगा देना। ठीक है, रोड डिवाइडर, जो रोड के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, डिवाइडर, वहां पे जगह जगह प्लांट्स लगा सकते हैं। हमारे नीम का थाना में देखना, जो मेन हमारा सब्जी मंडी की तरफ जाते हैं, मंडी की तरफ जाते हैं, उसमें डिवाइडर लगा हुआ है, डिवाइडर में जगह जगह प्लांट्स लगाए भी गए हैं। पब्लिक प्लेसेस वगैरह हो गए, हमारे जो नेशनल हाईवेज वगैरह होते हैं, जो हमारा नेशनल हाईवे है जयपुर जो जाता है दिल्ली जयपुर, इसमें भी डिवाइडर है बहुत चौड़ा सा, उसमें खूब सारा प्लांटेशन वर्क किया गया। ठीक है कि नहीं? पब्लिक प्लेसेस वगैरह जो होते हैं, पार्क्स हो गए, जैसे हमारा नेहरू पार्क है, इसी प्रकार के पब्लिक प्लेसेस हो गए, बस स्टॉप्स हो गए, रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए, यहाँ पे क्या है प्लांटेशन वर्क अंडरटेक करना। हॉस्पिटल्स वगैरह के प्रांगण वगैरह में, स्कूलों में, तो इस प्रकार की जो पब्लिक यूज वाली जो जगह होती हैं वहां पे अगर हम क्या है पेड़ पौधे लगा देंगे, ये इसका पार्ट है अर्बन फॉरेस्ट्री का, तो शहरी फॉरेस्ट्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे शहरों का सौंदर्यीकरण भी होता है, शहर ज्यादा सुंदर लगते हैं हरे भरे। टेकिंग द हेल्प ऑफ रूरल पीपल फॉर प्लांटेशन वर्क सो एज टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट। और अगर ग्रामीण इलाकों में बंजर भूमि को कवर करना है किससे? फॉरेस्ट से या पेड़ों से, तो वहां पे मदद किसकी ली जानी चाहिए? रूरल लोगों की, ग्रामीण लोगों की मदद ले, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो एक तरह से वन क्षेत्र बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंडरटेकिंग प्लांटेशन वर्क अलोंग साइड रेलवे ट्रैक्स एंड बैंक्स ऑफ कैनाल। जो नहर जो होती है, नहर, नदियां, नहर जो होती है, उनके बैंक जो किनारे होते हैं उसके साथ साथ पेड़ लगाना, क्योंकि अगर पेड़ खूब सारे लगा देंगे बच्चों तो वो मिट्टी को मजबूती जकड़ के रखती है, जड़ें, मिट्टी का कटाव नहीं होता। कई बार देखा है बाढ़ उड़ आ जाती है, पानी का बहाव तेज हो जाता है, तो मिट्टी कटने लगती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, धस जाती है मिट्टी, बह बह के चौड़ा हो जाता है, नदी के बाहर आ जाता है, नहरों के बाहर आ जाता है पानी। तो अगर बहुत सारे पेड़ लगा देंगे अलोंग साइड द रोड, क्या कैनाल्स, तो उससे बैंक की सुरक्षा हो जाएगी, मिट्टी बंध जाती है। ठीक है, और जो रेलवे ट्रैक है उसके अलोंग साइड भी क्या है, पेड़ पौधे लगा दे, इससे भी क्या होता है, हमको मदद मिलेगी फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण का बहुत भला हो जाएगा। इन जनरल, तो सोशल फॉरेस्ट्री शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इन जनरल, सोशल फॉरेस्ट्री इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है भारतीय सरकार का, इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया एक ऐसा प्रोग्राम है विच इज मेंट टू बेनिफिट द सोसाइटी। ये समाज को बेनिफिट देने के लिए, उसको लाभ देने के लिए प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। एंड इट इज अ प्रोग्राम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जैसे आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है, एक सरकार होती है जो लोगों के द्वारा होती है, लोग ही चुनते हैं, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। इसी प्रकार से ये प्रोग्राम भी है, ये लोगों का प्रोग्राम है, लोगों की भागीदारी चाहिए इसमें, लोगों के द्वारा ही ये रेगुलेट किया जाता है, और ये लोगों के भलाई के लिए ही है। इट इज ए प्रोग्राम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोग ही इसको संचालित करेंगे, लोगों के द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया है, संचालन वही करेंगे, और लोगों की भलाई के लिए ही ये समझ आ गया। बिना उनके पार्टिसिपेशन के, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन, सोसाइटी पार्टिसिपेशन के ये संभव नहीं। क्लियर है? चलिए, तो मैंने जैसे कि बच्चों आपको बताया था कि हमारे देश में करंट में जो फॉरेस्ट कवर है वो बच्चों 16 से 17% है। हम चाहते हैं कि इस संख्या को डबल कर दिया जाए, 16-17% लैंड कवर हमारा फॉरेस्ट कवर है। हम चाहते हैं आने वाले दशक में इसको 25 से 30% तक कम से कम इसको पहुंचाया जाए बाय मींस ऑफ फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज। ठीक है कि नहीं? क्या व्हाट इज द प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री? तो इन आवर कंट्री द फॉरेस्ट कवर इज ओनली 16 to 17% ऑफ द टोटल लैंड। ठीक है, तो ये हम बच्चों सैटेलाइट इमेजरी होती है, उससे हम ये असेसमेंट कर पाते हैं जंगलों का जो क्षेत्र है कितना है। हमारे राजस्थान में हमारा जो नीम का थाना पाटन क्षेत्र है, ये भी फॉरेस्ट लैंड ही में आती है। ये घना सीकर डिस्ट्रिक्ट में नीम का थाना पाटन रेंज जो है वो सबसे ज्यादा
जंगलों के लिए जाने जाते हैं। सिक्कर में डेंस फॉरेस्ट यहीं पे है, ठीक है। चलिए उसके बाद डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल, सस्टेन करना मतलब जारी रखना, ठीक है। और डेवलपमेंट होता है उन्नति, विकास, ठीक है। और विकास करने के लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मिलेंगे हमको प्रकृति से। तो प्रकृति से रिसोर्स हम लें, लेकिन डेवलपमेंट, विकास की दौड़ में इतने अंधे ना हो जाए, इतने लालची ना हो जाए कि हम प्रकृति का ख्याल करना ही भूल जाए, उसकी क्वालिटी को डैमेज करें, उसको परमानेंट हानि पहुंचाते, जिससे कि हमारे जीवन पे ही विपरीत अनुकूल प्रभाव पड़ता हो। समझ में आ गया कि नहीं? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, उद्देश्य हमारे डेवलपमेंट के पीछे ऐसा होना चाहिए कि प्रकृति की हानि नहीं हो, उसको रिवाइव करने का, रीजनरेट करने का, अपने आप को डेवलप करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम क्या है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ ना देखें, बल्कि हम देखें एनवायरमेंट की क्वालिटी भी प्रिजर्व है, लंबे समय तक हम डेवलप कर पाए। ये नहीं कि हम थोड़े समय में नेचर से रिसोर्सेज को लेके लूट खसोट करके अपनी क्या है शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा कर ले, नहीं। समझ में आ गया? हमको बिल्कुल सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा करेंगे तो लंबे समय तक प्रकृति से हमको चीजें मिलती रहेंगी। और अगर हम फायदा ज्यादा देखेंगे, हम शोषण करने की कोशिश करेंगे, तो प्रकृति से हमको चीजें मिलना बंद हो जाएगी, हम उनको जल्दी समाप्त कर बैठेंगे, फिर हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, हमारा सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा धरती पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो प्रकृति हमारे के पास इतना है कि अगर तरीके से यूज करें तो पूरी मानव जाति के लिए वो पूरा होगा, मोर देन इनफ। लेकिन हमारा जो ग्रीड है, लस्ट है, लालच है ना, उसके कारण क्या हम प्रकृति का शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, ठीक। अ डेवलपमेंट व्हिच एम्स एट जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक ऐसा विकास, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसका उद्देश्य क्या है, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब विवेकपूर्ण, थॉटफुल यूज, सोच समझ करके ढंग से यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर आवर वेलफेयर, हमारे ही भलाई के लिए, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देम, उनका शोषण ना करें, मिसयूज ना करें, ओवर यूज ना करें, और डैमेजिंग देयर क्वालिटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बिना उनकी क्वालिटी में कमी लाए, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और लंबे समय तक उनको यूज कर पाए थोड़ा थोड़ा, यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेन हम भी करें, सस्टेन रिसोर्सेज को भी करवाएं, ठीक है। थ्रू दिस, और इस प्रकार का यदि हम डेवलपमेंट एम करते हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी मेड अवेलेबल टू मेनी फ्यूचर जनरेशंस टू कम। तो न केवल हम खुद यूज कर पाएंगे इनको, बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी भविष्य की पीढ़ियां, उनको भी हम क्या है, ये रिसोर्सेज गिफ्ट स्वरूप प्रदान कर पाएंगे। तो हमको अपने जीवन काल में इनको ठिकाने लगा करके नहीं चले जाना है, आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाना है। तो हमारा डेवलपमेंट का उद्देश्य कुछ ऐसा होना चाहिए, समझ गया? हनन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है प्रकृति। अगला हमारा बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों जो वन्य जीवन है, जंगलों के विनाश के मेन कारण क्या है, जंगली जीवों के विनाश के मेन कारण क्या है, हमारे जंगल क्यों नष्ट होते जा रहे हैं, जंगली जीव क्यों कम होते जा रहे हैं। तो बच्चों ये जो इसके रीजन है मेन डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रेकलेस या इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। पेड़ों को हम अंधाधुंध तरीके से बहुत तेजी से काटते जा रहे हैं। क्यों काटते जा रहे हैं, हमारे जो बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन, उसकी कई प्रकार की डिमांड्स है, समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए, और उसके बाद हमारे बहुत सारे उद्योग इन पे डिपेंड करते हैं, पेपर इंडस्ट्री टोटली इस पे डिपेंड करती है, जंगलों से हमको कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, तो ये सब जंगलों के काटने से ही सर्वाइव कर पाती है। तो बहुत तेजी से जंगलों को हम काट रहे हैं, लगा कम रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है वन्य जीवन का, ठीक है। उसके बाद टू प्रोक्योर टिम्बर, जंगलों की और कटाई क्यों हो पाती है, टू प्रोक्योर टिम्बर एंड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, हमारे कई प्रकार के उद्योग हैं, उनके लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जंगलों से मिलता है। और जो टिम्बर कंस्ट्रक्शन योग्य मोटे शहतीर लकड़ियां जो होती है, जो उनका स्टेम होता है, वो काटा जाता है, तो पूरे के पूरे जंगलों का नाश कर दिया जाता है, इससे भी नुकसान होता है हमारी वाइल्ड लाइफ का, ठीक। टू प्रोक्योर लैंड फॉर बिल्डिंग रेजिडेंसेस एंड एग्रीकल्चरल वर्क, मैंने बताया था जूम कल्टीवेशन, हमको घर बनाने हैं, घर बनाने के लिए नई भूमि चाहिए, जंगल उगे तो जंगलों को साफ कर दिया जाता है। कृषि योग्य भूमि का दायरा, इलाका बढ़ाने के लिए जूम कल्टीवेशन है, जहाँ पे बहुत सारे भूमि पर बहुत बड़े इलाके में क्या है, जंगलों को जला दिया जाता है। बड़े बड़े जो हमारे डैम होते हैं, उनको बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे जंगलों को काटना पड़ता है। मैं पहले बता चुका हूं कि बायोडायवर्सिटी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है इफ वी बिल्ड बिग डैम्स, लार्ज डैम। तो लार्ज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो कि 30-30, 40-40 साल तक ये जारी रहे हैं, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट है, टिहरी डैम जो बहुत बड़ा डैम है, ये व्यास प्रोजेक्ट है, ये बड़े पैमाने पे जंगलों के नाश के लिए ये कारण है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो डैम होते हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इनसे भी खूब ज्यादा नुकसान होता है हमारे जंगलों का, वन्य जीवों का। माइनिंग एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट एरिया, कोई जंगली इलाका है, उसमें अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, खान खोल दी, हमने खान की लीज दे दी, तो वहां पे भी क्या है, खान
खुदाई करने के पहले ऊपर के जंगलों को ही साफ करना पड़ता है, तो वहां पे भी फॉरेस्ट का नुकसान होता है। इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, बच्चों जो हमारा एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, और एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं शहरी इलाकों में, खासकर जैसे हमारे मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, आगरा के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पे खूब ज्यादा पोल्यूशन होता है, और खूब सारे पोल्यूशन के कारण कई प्रकार के एसिडिक गैसेस बारिश के मौसम में पानी के साथ मिलकर के एसिड रेन बनाती है। ये एसिड रेन वेजिटेशन को जला देती है, झुलस जाती है पूरी जो वनस्पति है, तो इससे जंगलों का नुकसान होता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बींग्स अननेसेसरी जंगलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जंगलों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, मनुष्यों और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम जंगलों को नहीं छोड़ेंगे तो जंगलों में जो जंगली जानवर है, शेर वगैरह, चीते कई बार होते हैं हमारे गांव की तरफ आ जाते हैं, हमारे जंगली जानवरों को मार देते हैं, और इससे फिर क्या है, ह्यूमन बींग्स उनका शिकार करने लगते हैं कि उनके मवेशियों को मार रहे हैं। कई बार होता है गांव में देखा होगा, टाइगर आ जाता है कई बार, या फिर कई बार तेंदुआ आ जाता है, लेपर्ड आ जाते हैं, और वो क्या है बकरियों को, भेड़ों को मार डालते हैं, तो उन जंगली जानवरों के कारण फिर क्या है, गांव वाले क्या है, उनका शिकार कर लेते हैं अपने मवेशियों को बचाने, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेगुलर आ जाता है। अगर हम जंगली जानवरों के इलाके में घुसेंगे तो वो भी हमारे में आएंगे, तो हमको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको उनके क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बच्चों में बताया था इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज, हम कई बार क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो बहुत ही उन्नत किस्म के हैं विकसित कर लेते हैं कि उनको या तो विदेशों से मंगा लेते हैं, या उनकी जीन्स में मॉडिफिकेशन लाके अच्छी अच्छी किस्में इस प्रकार के डेवलप कर लेते हैं, तो एक आधी प्रकार की किस्मों को जब उगाते हैं, तो यहाँ की जो लोकल वैरायटी, जो कमजोर प्रजाति है, वो कई प्रकार की नष्ट होती है, तो एक प्रजाति के चक्कर में 10-20 प्रजातियां जो वहाँ की लोकल वैरायटीज है, इंडिजिनस प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम खो बैठते हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पेश करते हैं ये उन्नत किस्में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर जो फॉरेन वैरायटीज हैं, तो इनके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा उनको क्या झेलना पड़ता है, उनको कंपटीशन झेलना पड़ता है, तो हमारी जो लोकल प्रजाति है उनके लिए खतरा हो जाता है, तो वो जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। तो मैंने कुछ इसके उदाहरण बताए थे आपको, मैंने जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेंटाना ग्रास इसमें एक एग्जांपल है हमारा, ठीक है कि नहीं, क्या जिसको माउंट आबू में स्थापित किया गया था, और फिर उसने मिट्टी को इतना जहरीला बना दिया, आसपास कुछ उगने ही नहीं देती, ठीक है कि नहीं, क्या तो इस प्रकार इसी प्रकार से हमारी कांग्रेस ग्रास है, ठीक है कि नहीं, क्या तो ये भी एक बहुत ही बेकार ग्रास है, पार्थिनियम बोलते हैं इसको, ये भी क्या है, हर खेतों में इसने अपना कब्जा कर रखा है, तो हमारी जो लोकल वैरायटीज उनके लिए खतरा बन गई है खास, ठीक है। देन इंक्रीजिंग, इसी प्रकार से जो वाटर बॉडीज है उसमें हमारा जो एक प्लांट है इकॉर्निया, जिसको हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, पूरे तालाबों में भर के ग्रीनरी फैला देते हैं, और जो वाटर प्लांट्स हैं उनके लिए खतरा बन गए, वाटर एनिमल्स के लिए भी खतरा बन गए, तो ये इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, एक आधे प्रकार के प्लांट्स है, लेकिन बहुत सारे जो इंडिजिनस हमारी लोकल वैरायटीज उनके लिए खतरा बन गए, तो बायोडाइवर्सिटी का नाश होता है। इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे जो CO2 का लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारे ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इससे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, कई प्रकार के जो फंगस है, एल्गी है, लाइकेंस है, हमारे समुद्र में पाए जाने कई प्रकार के एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, तापमान बढ़ने को ये झेल नहीं पा रहे, तो इससे भी हमारे बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत सारे हमारे बर्ड्स ऐसे हैं जो हल्का सा तापमान बढ़ते ही उनकी फर्टिलिटी रेट प्रभावित होती है, ठीक है, तो उनकी फर्टिलिटी की जो क्षमता कम हो जाती है, तो इससे भी क्या है, उनपे खतरा मंडराता है। इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो जंगली जानवर होते हैं उनका इलीगल गैर कानूनी तरीके से शिकार कर लेना, उनकी हाइड्स मतलब उनके चमड़ी के लिए, फर के लिए, सींगों के लिए नॉर्मली इसको मारा जाता है, गेंडे को मारा जाता है, ठीक है। देन आइवरी, हाथी दांत जो होता है, हाथियों का शिकार उनके बड़े बड़े जो टस्क होते हैं उनके लिए किया जाता है। क्लॉज, पंजे, शेरों का उनकी खाल और उनके क्लॉज के लिए शेरों का शिकार किया जाता है, टाइगर्स वगैरह का, तो इन सबको इलीगल तरीके से ट्रेडिंग होती है, बड़े महंगे दामों पे बेचते हैं शिकारी, तो इलीगल हंटिंग से भी क्या होता है, जंगली जानवरों का नुकसान होता है। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ऑन सीज डिस्ट्रॉयज एक्वाटिक लाइफ, कई बार बच्चों समुद्र के ऊपर जो ऑयल टैंकर्स होते हैं ना, जो हमारे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जाते हैं, कई बार इनमें लीकेज हो जाता है, तो पूरा टैंकर में या तो विस्फोट हो जाए, टैंकर डूब जाए, तो उसके बाद जंग लग के उसका पूरा खोल टैंकर का तो गल जाता है, और तेल निकल के, तेल हल्का होता है, पानी से तैर के ऊपर आ जाता है, और बहुत बड़े इलाके में, सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर इलाके में तेल फैल जाता है समुद्र के तल के ऊपर, ठीक है, समुद्र के सरफेस के ऊपर, और ये फैल जाता है तो ऑक्सीजन जो होती है वो घुलना कम हो जाती है, और धीरे धीरे एक्वाटिक लाइफ को खतरा, तो जितने इलाके में तेल फैल जाएगा वहां पे क्या है, जो समुद्री जो एल्गी वगैरह होती है उनको खतरा हो जाता है, और एक्वाटिक एनिमल्स भी मारे जाते हैं बड़े पैमाने पर। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, कारण शो कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के क्या है, हानि के लिए, नुकसान के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए मेन जो हमारे फैक्टर्स हैं वो ये, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक और वीडियो आएगा इसका, उसमें हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको अच्छे से आप लोग समझ के नोट कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।